हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और एक बार वापस आप सभी के साथ में जुड़ चुका हूं हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी प्लेटफॉर्म पे, जहां हम और आप मिलके आज अपने असम जुडिशियल सर्विसेज के होने वाले 26 तारीख के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का एक फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस बात को पहले से जो है तय कर लें। मैं एक बार आवाज चेक कर लेता हूं। हाँ चलो, मैं सबसे पहले मेरे को स्टूडियो बदलना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा लेट होते होते थोड़ा ज्यादा लेट हो गया। कोई बात नहीं, आज के सेशन अगले 1.5 घंटे में हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे और इसके अंदर आज आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जीके के भी मिल जाएंगे, जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो भी मिल जाएंगे और लॉ के क्वेश्चंस तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। आरजेएस वाले देख सकते हैं, जी हाँ, इसमें लॉ के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी पे मिलेगी, तो उसको फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो ताकि सारे अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। उसके साथ ही साथ इस बात को बिल्कुल मत भूलना कि अनअकैडमी का लिमिटेड टाइम ऑफर इस वक्त चल रहा है, जहां 28,499 में आपको 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और ये वो जुडिशरी सब्सक्रिप्शन है जो एक्चुअल में आपके ओरिजिनल प्राइस में जब आता है तो वो 71,000 का आता है। इसके लिए आपको मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल करना है, जो आपको बाकी सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स दे देता है प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है। चलो, आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ध्यान से मेरी बात सुन लेना। जितने सवाल मैं लेके आया हूं उसमें से हर एक सवाल उस पैटर्न में बनाया गया है जिस पैटर्न में असम जुडिशियल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और मेरी बात ध्यान से सुन लो असम वालों। अगर तुमने अपने बचे हुए 3-4 दिन भी सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, असम का पेपर मुश्किल नहीं है। बस वो असमीज लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान में रखना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है प्रथम जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलो जल्दी से ऑप्शन नंबर सी मुझे जल्दी जवाब चाहिए। वेरी गुड, इसमें एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो था जिसके कारण हमने क्या किया था, राइट टू एजुकेशन की बात करी थी। बहुत बढ़िया। इसके बाद आते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का, जिसने 21A बात किया था, जो कि कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जिनकी उम्र कितनी है 6 से 14 साल के बीच है, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट, कोई शंका, कोई संदेह? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। When 2 or more person agree to do or cause to be done an illegal act or to do a legal act by illegal means, such act amounts to। अब हम क्या कह रहे हैं, जब 2 या उससे ज्यादा लोग क्या करते हैं, आपस में इस बारे में चर्चा करते हैं कि हम कोई या तो इलीगल काम करेंगे या तो कोई लीगल काम करेंगे इलीगल तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा? वो अबेटमेंट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्रिमिनल फोर्स है, या कंस्टिट्यूट लाइबिलिटी है? जल्दी से क्या लगता है गाइज, क्या होगा ये? एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड। मुझे जवाब बहुत जल्दी चाहिए, पूरी स्पीड में। इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सर, जब कभी भी कोई 2 या उससे ज्यादा लोग कोई ऐसा काम करते हैं जो कि इलीगल काम है, ये अबेटमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक जन अबेट नहीं कर रहा है, एड नहीं कर रहा है, उकसा नहीं रहा है, तो अबेटमेंट नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। चलो, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट। हमारे देश में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट? जल्दी से। वेरी गुड। सेक्शन को रिवाइज करते भी चलना। अगर आप असम जुडिशियल सर्विसेज के पेपर को देखोगे ना, तो आपको यह बात रियलाइज होगी कि दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में, यानी कि अगर आप स्ट्रेट अवे राजस्थान को कंपेयर करो तो राजस्थान के कंपेयर में पेपर आसान है ना? तो जो असम जुडिशियल सर्विसेज का पेपर है ना, ये काफी हद तक मैच करता है गुजरात से और उसके साथ ही साथ उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड वाले भी जितने लोग हैं ना, वो इस पेपर के लॉ के पोर्शन को लगा सकते हैं। आपके उत्तराखंड में भी नियर अबाउट यही ऐसा ही पेपर आता है। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी। एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रेसिडेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन इंडिया इज अ सिस्टम ऑफ, बहुत ही कल्ट सवाल है। ये बोल रहा है इंडिया में जो पंचायती राज का सिस्टम है वो 1 टियर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, 2 टियर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, 3 टियर सिस्टम है या 4 टियर सिस्टम है? ये जो सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है पंचायती राज में, ये 1 टियर, 2 टियर, 3 टियर या 4 टियर, इसमें कितने लेवल्स होते हैं? चलो जल्दी से। वेरी गुड। कहां है भाई हमारे असम जुडिशरी वाले सभी अभिभावी? कहां है भाई? ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। अगर तुम्हें पता है कि ये 3 टियर होता है तो तुम्हारा जवाब एकदम सही है, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि ये 3 टियर क्यों है? वो कौन कौन से लेवल्स हैं पंचायती राज में जो उसको 3 टियर सिस्टम बनाते हैं? वेरी गुड। ट्राई टू टेस्ट। सबसे पहले आता है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया के अंदर 3 लेवल्स हैं। सबसे पहला है ग्राम पंचायत,
जो कि विलेज पे होती है, देन होता है पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है, और फिर होता है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको 3 टियर सिस्टम कहा जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला, रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू, चलो जल्दी से बताओ रेस जुडिकाटा कहां अप्लाई होता है? सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, नन ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको? प्रथम जी, आप लोगों के लिए मैं कल आरजेएस के लिए 1000 क्वेश्चंस ला रहा हूं। एक ही सेशन में कल रात को 8 बजे 1000 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो इसलिए मैं आज आपके लिए वो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा हूं। सारे पेपर्स फॉर्मुलेट हो रहे हैं, बहुत मेहनत चल रही है, इसीलिए आज आरजेएस का सेशन नहीं है। लेकिन कल हम एक ही बार में पूरे 10 दिन का जो कोटा है ना वो पूरा कर देंगे, इसलिए चिंता मत करिएगा बिल्कुल। चलो गाइस जल्दी, क्या अब देखो यहां पे कई लोग जवाब दे रहे हैं सिविल प्रोसीडिंग, ये गलत जवाब है। ध्यान रखना, रेस जुडिकाटा, भले ही रेस जुडिकाटा जो है वो प्रिंसिपल नाम है जो कि सीपीसी में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों पे अप्लाई होगा ना भाई। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो तो दोनों पे अप्लाई होता है ना, करेक्ट बात है। वेरी गुड, एक बार कोई बात अगर एडजस्ट हो गई तो करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अ प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड अंडर, एक प्लेंट को सीपीसी के कौन से इस प्रोविजन के तहत रिजेक्ट किया जा सकता है? ऑर्डर 7 रूल 10, ऑर्डर 6 रूल 15, ऑर्डर 7 रूल 11 या ऑर्डर रूल 1? कहां पे होगा भाई, क्या लगता है आपको? वेरी गुड, सेक्शन 306, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलो जल्दी से, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्लेंट है इसका मामला कहां पे बैठता है? यस करेक्ट, एब्सोल्युटली, ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11। ये क्वेश्चन मैंने आरजेएस के लिए भी करवाया था, गुजरात के लिए भी करवाया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये खुद कई स्टेट का पीवाईक्यू है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस इज कंटेन्ड इन, भाई रेस सब जुडिस सीपीसी के कौन से सेक्शन में? 9, 10, 11 या 12? रेस जुडिकाटा की बात नहीं कर रहा है, रेस सब जुडिस की बात कर रहा है। चलिए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल हर एक व्यक्ति को एकदम जबान पे याद रहता है। तुम में से कई लोगों को लगेगा कि सर इतने आसान क्वेश्चंस क्यों? आपके आसाम में ना क्वेश्चन का पैटर्न यही है, छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर ऑप्शंस होते हैं, है ना, छोटे छोटे ऑप्शंस होंगे और बहुत आसानी से आपको लगेगा। इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि आपके लिए जो डेटा कंजम्पशन है वो बहुत हेक्टिक नहीं है, जैसे आरजेएस और डीजेएस और यूपी जुडिशरी में डेटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाता है। यस एब्सोल्युटली, ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर 10 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, under which provision of CPC is a plaint rejected by the court in the absence of cause of action? अब ये बोल रहा है कि सीपीसी की इसमें से कौन सा प्रोविजन है जहां पे आप एक प्लेंट को रिजेक्ट कर रहे हो, कब कर रहे हो? जब कोर्ट के पास कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। जब कोर्ट को लगे कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या कर रही है? कोर्ट किसी प्लेंट को रिजेक्ट कर रही है। अब इस सिचुएशन में ये मामला ऑर्डर 7 रूल 11 का जवाब तो आप दे चुके हो, 11 का ए, बी, डी या सी किसमें दिया हुआ है? चलो जल्दी से, बट जीके एंड इंग्लिश टफ होता है, अभी वो भी टफ नहीं लगेगा, मैं करा रहा हूं, इतना भी टफ नहीं होता। तो बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप पेपर को एनालाइज करोगे ना, आज तो मैं पूरा सुबह से लेकर आसाम के सारे पेपर्स को एनालाइज कर रहा था, तो मैं जानता हूं इतना ज्यादा नहीं होता है। चलो ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, यस ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर 7 रूल 11 ए, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलो, अंडर सेक्शन 258 ऑफ बीएनएसएस व्हाट इज द मैक्सिमम time with which a judgment of acquittal or conviction should be passed after a completion of argument? अब ये कह रहा है कि सर आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है जिसके अंदर एक जजमेंट पास होना चाहिए बीएनएसएस के 258 में? सर 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन? चलो जल्दी से, वेरी गुड, कितने दिन के अंदर होना चाहिए भाई? ऑप्शन नंबर ए, अरे दिमाग लगाओ। प्रिया प्रसाद एनी टाइम, चलिए जल्दी। ऑप्शन नंबर सी, 45 दिन। सर दिस टाइम ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉ मिक्स करके क्वेश्चन होगा। हाँ, वो मिक्स कैसे होगा मैं ये भी बता देता हूं। वो आपको एक तरफ न्यू क्रिमिनल लॉ, एक तरफ ओल्ड क्रिमिनल लॉ, दोनों का सेक्शन दे देगा, फिर ऑप्शन देके पूछेगा, या तो फिर न्यू क्रिमिनल लॉ में जो नई चीजें ऐड हुई है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सर तो आपकी पिछली क्लास ला लेते हैं बिकॉज ये तो आरजेएस के लिए नहीं। हाँ देखो, ये आरजेएस के लिए नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे जो तुम्हारा रिवीजन कर देंगे, ऐसी चीजें आपको रिवाइज करके कुछ चीजें समझा देती है। ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड इवनिंग। यस, इसका सही जवाब 30 डेज होगा, कुछ सिचुएशन में 45 डेज, क्योंकि एक्सटेंडेबल भी होता है ना अप टू 45 डेज। चलो, यहां हमने 30 डेज दिया है।
इन टॉट द रेमेडीज, चलो जल्दी से बताओ, टॉट्स है ना, टॉट में रेमेडी क्या है? लिक्विडेटेड डैमेजेस, पनिशमेंट, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जुडिशियल रिव्यू। जल्दी से बताइए भाई, टॉट में क्या है रेमेडी हमारे पास? वेरी गुड इवनिंग नितिन जी, आई होप आप एकदम बढ़िया हैं। चलो गाइस क्विकली, हम अगर बात करें लॉ ऑफ टॉट की, तो लॉ ऑफ टॉट में हमारे पास रेमेडी क्या है? लिक्विडेटेड डैमेजेस, पनिशमेंट, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, या फिर आरजेएस में लोकल लॉज और टीपीए नहीं हो पा रहा, चलो कुछ देखते हैं उसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से ऑप्शन नंबर सी 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 सी, हम सबको पता है सर, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, बहुत ही आसान सवाल था, एब्सोल्युटली, मैंने कब मना किया? रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाज लेड डाउन इन द केस ऑफ, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल इसमें से कौन से केस में आया था? हैमलिन वर्सेस ह्यूस्टन, आपका फ्लेचर का केस है, या फिर निकोलस का केस है, या फिर अल्टिजन वर्सेस निकोलस का केस है? चलो जल्दी से बताओ सर। आ गया मैं, बहुत बढ़िया विशाल जी, अभी आएगा, जीके वीके आगे आने वाला है, चिंता ना करें। चलो जल्दी से क्विकली क्विकली क्विकली, क्या लगता है आपको? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्युटली, स्पीड में जवाब आने चाहिए, जवाब में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। A mortgage by deposit of title deed is specifically defined under what section of the TPA? ऐसे ही सवाल आएंगे वहां पे, सर टीपीए का कौन सा सेक्शन है जो कि किसके बारे में बात करता है? मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, 58B C D F। जल्दी से, नॉट एट ऑल टफ, बहुत आसान है, बहुत आसानी से जवाब दिया जा सकता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल, थैंक यू विशाल जी। चलिए जल्दी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ट्राई करो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बी और सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 58F में बात करी गई है, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, टीपीए की बात कर रहे हैं ना, 58F इज द करेक्ट ऑप्शन, एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस पेड और प्रोमिस्ड और पार्ट पेड और पार्ट प्रोमिस्ड इज कॉल्ड व्हाट? अ गिफ्ट, अ मॉर्टगेज, अ सेल, अ लीज। ये क्वेश्चन मैंने गुजरात और राजस्थान दोनों लोगों को करवाया, तुम्हें भी करवा रहा हूं। ये सिंपली बोल रहा है कि टीपीए के हिसाब से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से, अगर आप क्या कर रहे हो, कंसिडरेशन की जगह पे प्राइस पे कर रहे हो, या फिर प्रॉमिस कर रहे हो पे करने का, या फिर पार्टली पे कर रहे हो, या फिर पार्टली प्रॉमिस कर रहे हो कि पे करोगे, तो ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज एक गिफ्ट है, मॉर्टगेज है, सेल है, लीज है। वेरी गुड वेरी गुड। यहां पे कितने ऐसे लोग हैं जो सच में आसाम जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं? एजेएस वाले जितने भी, अपना हैंड रेस करें। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो आगे, इन केस ऑफ केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961, द सुप्रीम कोर्ट लार्जली डाइल्यूटेड द स्कोप ऑफ विच एक्सेप्शन अंडर क्रिमिनल लॉ। अब इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब उस समय की कोर्ट ने, इसमें से कौन से जो स्कोप है एक्सेप्शन का, उसके बारे में डील किया था? प्राइवेट डिफेंस, इंटॉक्सिकेशन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब बेसिकली मैंने असम जुडिशियल सर्विसेज में 2-4 क्वेश्चन ऐसे देखे जो मुझे बड़े मजेदार लगे। जैसे उन्होंने मूवी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे थे कि इसमें से कौन सी मूवी में लॉ के इस प्रिंसिपल के बारे में बात हुई थी। जैसे लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है जहां पे पूछा गया कि एक मूवी बनी थी रुस्तम, उसमें इसमें से कौन से लीगल प्रिंसिपल के बारे में बात करी गई थी? यस, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और उसका भी जवाब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ही था। चलिए, इन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014, व्हाट की प्रिंसिपल रिगार्डलेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर वाज एस्टैब्लिश्ड? तो जो आपका ये लैंडमार्क केस, इसमें किसके बारे में बात करी गई थी? एफआईआर इज ऑप्शनल इन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, एफआईआर मस्ट बी आपका रजिस्टर्ड फॉर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन, एफआईआर कैन ओनली बी रजिस्टर्ड आफ्टर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर इज मैंडेटरी फॉर सीरियस क्राइम्स। चलो सर, इतने भी इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं एजेएस में। देखो, मैंने तो आज पूरा दिन एजेएस के पेपर को एनालाइज किया है, और असम जुडिशियल सर्विसेज के लास्ट ईयर के और उसके पहले के जितने भी पेपर्स मैंने एनालाइज किए ना, जो भी क्वेश्चन मैंने यहां लगाया है, मैंने जैसे एक सेट ऑफ क्वेश्चन मैंने उठाए 5 साल के, 3 साल के पेपर से, गुवाहाटी हाईकोर्ट के दूसरे पेपर्स को भी देखा, और उसके बाद मैंने उन 5 क्वेश्चन को एनालाइज करके एक क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे पास ऑलरेडी थे और उसको हमने यहां पे देख लिया। यस, कई लोग यहां पे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट याद रखना वो इन्वेस्टिगेशन नहीं, इंक्वायरी है। ओह शिट, सॉरी। अगला हमारे पास आता है, द रूल ऑफ ऑनरस गिफ्ट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन। सर, ऑनरस गिफ्ट कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? एक्ट भी तुम्हें खुद ही बताओगे अब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑनरस गिफ्ट कहां पे दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। ऑनरस गिफ्ट कहां दिया हुआ है भाई? टीपीए की बात है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम को सी लग रहा है।
ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 127 ऑफ द टीपीए ऑनरस गिफ्ट के बारे में बात करता है। द लाइबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर फॉर द टॉर्टियस एक्ट्स ऑफ देयर एम्प्लॉई कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज। अगर एक एम्प्लॉयर को हमें क्या करना है, लाइबल ठहराना है, तो ये बात कहां पे आती है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी। पहले मुझे इसका जवाब दे दो, फिर मैं तुम्हें एक और सवाल पूछूंगा इसी से जुड़ा हुआ, बिना अगली स्लाइड पे ले जाए। क्या होगा वो? ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्यों होगा? इसमें कंफ्यूजन क्यों है? तो बहुत आसान है ना, वाइकेरियस लाइबिलिटी। अब मुझे जल्दी से बताओ, हमारे देश में जो संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो सेक्शन है वो कौन सा है, आर्टिकल है वो कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन में वाइकेरियस लाइबिलिटी का कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है? कोई दिया है क्या? पहले हाँ या ना ये बताओ, और अगर दिया हुआ है तो वो कौन सा है? कम ऑन गाइस क्विकली। ठीक है, कौन सा है? कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वाइकेरियस लाइबिलिटी की चर्चा करी गई है तो वो कौन से आर्टिकल में करी गई है? क्या कोई भी ऐसा है जो बता सकता है? चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम इसको खुद पता करके मुझे बताओ, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। चलो अगला, द रूल ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर इज मेनली एप्लीकेबल इन द केसेस ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, नेग्लिजेंस, डिफेमेशन। रेस इप्सा लोक्यूटर ये कौन से टॉर्ट के प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है? चलो जल्दी से, रेस इप्सा लोक्यूटर इसमें से कौन से टॉर्ट के प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है? कहां अप्लाई होगा? पहली बार सुन रहा हूं, अरे ऐसे कैसे? अरे तो बहुत कॉमन है। ऑप्शन नंबर सी, यस, नेग्लिजेंस, करेक्ट बात है, नेग्लिजेंस पे अप्लाई होता है। वेरी गुड। चलो, अ टॉर्ट इज एसेंशियली अ वायलेशन ऑफ अ राइट इन रेम, मीनिंग? राइट इन रेम का मतलब पूछा है, बड़ा बेसिक। मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखे जहां पे वो लोग ना आपके बस इतना चेक कर रहे हैं कि आपको सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन है कि नहीं, केवल आप उतना तो नहीं पढ़ रहे हो जितना एक एक्ट में लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा उससे थोड़ा नॉलेज है कि नहीं, उतने में काम बन जाता है। राइट इन रेम का सवाल है, अ राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, अ राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, अ राइट पोजेस प्रॉपर्टी। सबको पता है इसका। वेरी गुड, बहुत ही आसान सवाल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्सिबिलिटी इज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग। आप सर जल्दी से बता दो। सर ये टॉट का सवाल है, अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो ये क्रूशियल है डिटरमाइन करने के लिए वेदर अ ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट, टू द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। चलो जल्दी से बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सुना, कोई बात नहीं नितिन जी, कोई बात नहीं, ठीक है, जल्दी बताओ ये इसका जवाब क्या होगा? अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हैं, कई लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ केयर लग रहा है, ड्यूटी ऑफ केयर लग रहा है, कई लोगों को रिमोटनेस ऑफ डैमेज लग रहा है। ट्राई करो, तुम्हें जवाब मिलेगा। और जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक भी कर दें प्लीज, है ना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। रिमोटनेस ऑफ डैमेज में हमेशा डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्सिबिलिटी लगाई जाती है, करेक्ट, एब्सोल्युटली। चलो, द मैक्सिमम एक्यूमुलेशन पीरियड अलाउड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज। चलो भाई, अब आ गया थोड़ा टफ क्वेश्चन। मैक्सिमम एक्यूमुलेशन पीरियड टीपीए के अंदर जो दिया गया है वो कितना है? 14 साल, 18 साल, 21 साल, लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर। जल्दी, ठीक है, करेक्ट बात है। जवाब दे सकते हैं इसका कोई? द मैक्सिमम एक्यूमुलेशन पीरियड अलाउड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज? बी, सबको पता है? वेरी गुड, बिना किसी डाउट के 18 इयर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड। आगे, in which case did the Supreme Court for the first time explicitly allow PIL? अब इसमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार PIL को अलाउ किया था? एसपी गुप्ता, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, MC मेहता या विशाखा? पहली PIL कौन सी थी इंडिया की भाई? यस, जल्दी बताइए। पहली PIL इंडिया की कौन सी थी? सेक्शन नंबर 17। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। टीपीए का सेक्शन नंबर 17 है। पहली PIL इंडिया की कौन सी थी? गलत जवाब है। हाँ, अब आए सही जवाब। यस, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, ना ही बंधुआ मुक्ति मोर्चा है, ना ही MC मेहता है। जीके के लिए भी एक अच्छा सवाल है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, एसपी गुप्ता है, गड़बड़ कर रहे हो। चलो, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट राइट टू एजुकेशन is a fundamental right flowing from Article 21 of the Constitution?
भाई राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बताने वाला केस लॉ कौन सा था? मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा, टीएमए पाई फाउंडेशन या फिर पीए इनामदार? राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं भाई, जल्दी से। क्या लगता है? ठीक है, ठीक है, बी बी बी, यस यस, नहीं, हाँ यही तो था ना, हाँ यही है, यही है, हाँ उन्नी कृष्णन में ही था, ऑप्शन नंबर 2 उन्नी कृष्णन, यस यस, करेक्ट 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 करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, करेक्ट है सबको, एकदम एकदम डन बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास क्या है? In which case did the Supreme Court rule that Chief Election Commissioner and other election commissioners should be appointed on the recommendation of a committee comprising of Prime Minister, Leader of Opposition and Chief Justice of India? ये कौन सा केस था जिसमें बहुत लैंडमार्क डिसीजन लिया गया था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस साहब का भी पार्टिसिपेशन होगा? एसआर बोमई, टीएन सीशन, अनूप बर्नवाल या फिर के अशोक रेड्डी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स, उसके ऊपर आपको बहुत जल्दी एक स्ट्रैटेजी वीडियो मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए, अभी पूरा रिसर्च होगा उसके ऊपर और मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके लिए क्या लेके आने वाला हूं, चिंता ना करें। ठीक है, जल्दी बताइए कौन सा केस है ये? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यस, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे, इफ अ प्राइवेट पर्सन मेक्स एन अरेस्ट, इस क्वेश्चन के आने की हाई चांसेस है, रादर क्यों? क्योंकि ये एक नया एडिशन है और ये बहुत जगहों पे ना, कई जगहों पे हमने देखा है कि इसको रिपीट किया जा रहा है इस क्वेश्चन को। जब कभी भी कोई एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है तो वो अरेस्टेड पर्सन को पुलिस के पास 24 घंटे में ले जाएगा या फिर वो मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे ले जाएगा, पुलिस के पास 6 घंटे ले जाएगा या फिर वो मजिस्ट्रेट के पास 6 घंटे में ले जाएगा। चलो जल्दी से बताओ, प्राइवेट पर्सन के अरेस्ट की बात हो रही है। सर क्या ये यूपी पीसीएसजे में आ सकते हैं? देखो एरिया से तो आ ही सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आएगा कि नहीं, हर एग्जाम का एक अलग टोन और टेम्पर होता है। देखो असम में लॉ के क्वेश्चन आपको थोड़े आसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, असमीज हर चीज पूछ रहा है, तो यानी कि 30-40 क्वेश्चन तो वहां से निकल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको लग सकता है कि यार ये आसान है, बट ये आसान नहीं होता है क्योंकि आपके मेजर सब्सटैंशियल पोर्शन का मार्क्स तो वहां पे कट रहा है। ठीक है, 6 आवर्स ही होगा, ठीक है 6 आवर्स, लेकिन ऑप्शन नंबर सी 6 आवर्स किसको? पुलिस को वो 6 घंटे के अंदर लेके जाएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। A mortgage by deposit of title deed is also known as an simple mortgage, usufructory mortgage, equitable mortgage या anomalous mortgage। चलो भाई, by deposit of title deeds के बारे में पूछ रहा है ये, कौन सा mortgage होगा ये? यूपीपीसीएस एग्जाम होगा तब ना आएगा। चलो 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 जल्दी से, मैं लॉ के लिए कह रहा था कि असम जुडिशियल सर्विसेज आसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असम जुडिशियल सर्विसेज ओवरऑल आसान है, नहीं भाई, उसमें जीके है, रीजनिंग है ना, फिर उसके साथ साथ आपके दूसरे क्वेश्चंस हैं लैंग्वेज वगैरह के, तो प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, इक्विटेबल मॉर्टगेज इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो। The term attested under the Transfer of Property Act implies that the instrument must be witnessed by at least 1 witness, 2 witness, 3 witness या फिर any specific number of witness। चलो, जब कभी भी हम attested शब्द की बात करते हैं टीपीए में, तो उसमें से कितने विटनेस लगेंगे? 1, 2, 3 या फिर सर कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया हुआ है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, एक सेकेंड, ठीक है चलिए, ठीक है ठीक है, कहां आ रहे जवाब? यस यस यस, एटलीस्ट 2 विटनेस। मुझसे कोई पूछ रहा है कि सर ये जो पूरा मामला था कॉन्स्टिट्यूशन वाला, कौन सा आर्टिकल था? वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300 है, ठीक है, उसको ध्यान रखना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन सी चीज सही तरीके से मैच नहीं है? वैसे आसाम जुडिशियल सर्विसेज में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन नहीं दिखते, बट फिर भी आर्टिकल रिवाइज हो जाएंगे। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, 19(1)(g) राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ऑफ रिलीजन,
फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन। बताइए भाई क्या है इसमें मामला? जल्दी। यस 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 300 यस 300 है। चलो जल्दी से ऑप्शन नंबर सी यस 191G इज द रॉन्ग मैच। 191G इसके बारे में बात नहीं करता है, रिलेट टू मूवमेंट के बारे में बात होगी। चलो, अंडर दी चार्ज अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ऑपरेशन ऑफ लॉ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। क्या बोल रहा है? चार्ज अंडर दी टीपीए कैन बी क्रिएटेड बाय व्हाट? एक्ट ऑफ पार्टी, ऑपरेशन ऑफ लॉ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। क्या लगता है भाई? शालू चौधरी जी, ऐसा मैं कोई बैच में इनरोल नहीं हूं जहां पे मैं लोगों को सीयूईटी पीजी की तैयारी करवाऊं, लेकिन हाँ मैं गाइड जरूर करता हूं। मेरे कई सर्कल के लोग हैं जो मुझसे गाइडेंस लेते रहते हैं, तो गाइडेंस प्रोग्राम मेरे चलते रहते हैं, लेकिन हाँ मैं प्रॉपर कोचिंग नहीं देता उस चीज की। चलिए, बोथ 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 हम सबको पता है, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एब्सोल्युटली। चलिए, अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 व्हाट इज नॉट एन एसेंशियल फॉर काउंटर फिटिंग? बड़ा इजी सवाल है, मैंने हर स्टेट में पूछा है, तो मैं इसको पूछ ही लेता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन के आने की चांसेस ज्यादा है। तो मैंने जितने भी स्टेट्स के मॉक करवाए हर किसी में ये क्वेश्चन डाला है। चलो भाई, अगर आपको काउंटर फिटिंग के बारे में बात करनी है तो उसमें से क्या चीज जरूरी नहीं है? एग्जैक्ट इमिटेशन, इंटेंशन टू डिसीव, लाइक्लीहुड ऑफ डिसेप्शन, या फिर कॉजिंग रिजेम्बलेंस। काउंटर फिटिंग के लिए क्या जरूरी नहीं है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेक अ गेस, मेक अ गेस, मेक अ गेस। देखो कुछ लोग सी बोल रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है ना यहाँ पे। ऐसे अगर आप कंफ्यूज होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, देखो अगर आप देखो सब लोग ए बोल रहे हो, ए क्यों लग रहा है? देखो मेरी बात सुनो। अच्छा हाँ, ए बोल रहे हो, ठीक है, ए तो सही है, सी गलत है। एग्जैक्ट इमिटेशन, देखो अगर आप काउंटर फिटिंग की बात करते हो ना, काउंटर फिटिंग का मतलब होता है नकली नोट या नकली सिक्के बनाना। अब इस सिचुएशन में जरूरी थोड़ा ना है कि वो नोट एग्जैक्टली सेम वैसे ही दिखे जैसा असली है। तो उस सिचुएशन में अगर उसके नियर अबाउट भी है और वो पर्पस सॉल्व कर रहा है नकली नोट वाला, तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं? काउंटर फिटिंग के अंदर काउंट कर सकते हैं। What is the time frame within which information recorded by electronic communication must be signed? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको ध्यान रखना, इसके आने की हाई चांसेस है। जैसे कि सर अगर आपने कोई अगर EFIR दर्ज करवाई तो आप कितने दिन के अंदर आके साइन करोगे? 7 दिन, 3 दिन, इमीडिएटली, या फिर 1 हफ्ते के अंदर? चलो जल्दी से बताओ। नकली करेंसी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, प्राउड ऑफ यू गाइज। चलो भाई आगे बताओ जल्दी से बिना किसी देरी के, क्या होगा यहां पे सही जवाब? सेक्शन 173, वेरी गुड वेरी गुड, विद इन 3 days, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्राउड ऑफ यू गाइस, बहुत बढ़िया। अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी हैज बीन कोडिफाइड इन सेक्शन 17, 16, 15, 14, 14, 15, 16, 17 कहां पे दिया हुआ है? परपेचुइटी का जो कॉन्सेप्ट है टीपीए में, वो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में तुम्हें अब जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है? चलो जल्दी, हमारा टारगेट है 1 घंटे 15 मिनट में सेशन खत्म हो जाए। ऑप्शन नंबर डी 14 14 14, हर कोई श्योर है इस बात को लेके? एवरीबडी श्योर? एब्सोल्युटली करेक्ट सर, सेक्शन नंबर 14 इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन में कॉन्स्टिट्यूट बैटरी? अब ये टॉट का सवाल है कि इसमें से कौन सा जो एक्ट है वो बैटरी का ऑफेंस बनाता है टॉट में। सर कोई किसी को वर्बली पब्लिक में इंसल्ट कर रहा है, कोई किसी को इंटेंशनली पुश कर रहा है बिना उनके कंसेंट के, कोई फॉल्स पुलिस रिपोर्ट लिखवा रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है? किसी की प्रॉपर्टी को एक्सीडेंटली डैमेज कर रहा है। बैटरी क्या होगी भाई इसमें से? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे बैटरी का जवाब चाहिए। टॉट के बारे में बात कर रहे हैं, टॉट में बैटरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। बैटरी का मतलब क्या है? ये जो दो लोग लड़ते रहते हैं या एक दूसरे को धक्का मुक्की करती, दैट इज बैटरी, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। चलो, अ सर्वेंट इंटरेस्टेड विद कैश, चलो सिंपल सी बात है, एक नौकर को कुछ कैश दिया गया था, वो चोर वो क्या किया? उस कैश को लेके भाग गया। अब उसने कौन सा अपराध किया? थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, या फिर चीटिंग? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आसाम में बहुत आते हैं, लेकिन वो बहुत इजी होते हैं। वो सिचुएशन बेस में आपसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, वो बस डिफरेंशिएशन जान लेते हैं कि इसको ये पता है कि नहीं कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है, मर्डर क्या है, इसको थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, स्नैचिंग और इसमें फर्क पता है कि नहीं, है ना? तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में फर्क पता है कि नहीं, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है। सर आरजेएस के मॉक नहीं होंगे, कल 1000 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं रात को 8 बजे, 1000, तुम्हारा पूरा गेम ओवर हो जाएगा उसमें, चिंता मत करो, ठीक है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यस, ऑप्शन नंबर 2, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, when two persons coming from opposite direction in their car collide with each other and in that process they injure seriously and the person who was standing on the roadside, the two motorists are, अब देखो यहाँ पे दो लोग हैं जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, गाड़ियां दोनों की दोनों आके टकराई
और सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसको चोट लग गई इस एक्सीडेंट से, इनकी गाड़ियों को जो नुकसान हुआ सो हुआ। ये लोग क्या हुए? इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर, पार्टिसिपेंट इन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, टू नेग्लिजेंट पर्सन, या फिर जॉइंट टॉर्टफीजर। इसमें सही जवाब क्या होगा? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मॉक्स होंगे, मॉक्स होंगे, आपका रेगुलरली होंगे। उत्तराखंड तो अभी टाइम है ना, तो उत्तराखंड आरजेएस के खत्म होते ही उत्तराखंड हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलो जल्दी 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 क्विकली। ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स, पार्टिसिपेंट इन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अच्छा जी, अच्छा जी, चलो जल्दी से बताओ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। When two persons coming from opposite direction in their car collide with each other and in that process they injure seriously a person who was standing on the roadside. The two motorcyclists are, अच्छा आधे लोगों को ए लग रहा है, आधे लोगों को बी लग रहा है। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। एक सेकेंड रुको, आपके 1000 क्वेश्चन का ही डाउट आ गया है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ठीक है, चलो ए होगा श्योर, इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। हाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखो मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझ लो, मैं जो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। यहां पे आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा है पार्टिसिपेंट इन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अगर ये दोनों गाड़ी वाले एक दूसरे के साथ रेस लगा रहे होते पूर्व सहमति से, उसके बाद, या अगर वो सहमति बाद में भी बन गई और उसके बाद इनकी गाड़ी आपस में जाके टकराती, तो ये क्या होता सर? तो सर ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हो जाता, क्योंकि इन दोनों ने उसमें इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन यहां पे नेग्लिजेंस का कोई फॉर्मूला ही नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स है। इंडिपेंडेंटली दोनों क्या है, उस व्यक्ति को लिए लाइबल हो जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, कल आएगा कल आएगा। चलो, A dishonestly takes away property from a person's hand by showing a fake revolver. He has committed. A ने क्या किया? Dishonestly प्रॉपर्टी ले ली किसी पर्सन के हैंड से, एक फेक रिवॉल्वर दिखा के। इसने कौन सा अपराध किया? एक्सटॉर्शन, रॉबरी, चीटिंग, हाउस ट्रेसपास। चलो भाई बताओ कौन सा अपराध हुआ है यहां पे? जितने भी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर दें। चलो जल्दी से, हम बात कर रहे हैं सर कि एक व्यक्ति है जिसने डिसऑनेस्टली सामने वाले की प्रॉपर्टी ले ली है फेक रिवॉल्वर दिखा के। उसने कौन सा अपराध किया है? वेरी गुड, प्रथम सीख गए हैं। लास्ट टाइम वाले हमने ये वाले मॉक को लगाया था। रॉबरी नहीं है, देखो गड़बड़ कर रहे हो। रॉबरी, एक्सटॉर्शन, रॉबरी नहीं होगी, ये रॉबरी नहीं होगी, ये एवरी केस एक्सटॉर्शन होगा। राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो सीरीज ऑफ ऑफेंसेस है उसको अच्छे से याद कर लेना आसाम से पहले, वहां से सवाल पक्का आएगा बीएनएस का। A sees B drowning and walks away without helping. अब सीधी सी बात बताओ, A देख रहा है कि B जो है डूब रहा है एक समंदर में। B को तैरना बहुत अच्छा, A को तैरना बहुत अच्छे से आता है और वो देख रहा है वो डूब रहा है। उसको ये भी पता है कि मैं जाऊंगा तो बचा लूंगा, फिर भी नहीं बचाता और वो निकल जाता है। इसने कौन सा अपराध किया है सर? कल्पेबल होमिसाइड, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, नो ऑफेंस, अबेटमेंट। चलो, रॉबरी नहीं होगा, रॉबरी नहीं होगा, इसको अपने दिमाग में क्लियर कर लो। अच्छा एक सेकंड रुको यार, मैं एक सेकंड मैं पहले एक बार इसका जवाब दो, फिर मैं अगले वाले पे जा रहा हूं। पहले एक बार मुझे इसका जवाब दे दो। नो ऑफेंस है, नो ऑफेंस है, नो ऑफेंस है, करेक्ट बात है। यहां पे रॉबरी होगा। आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली दूसरा कुछ थॉट में था। रॉबरी होगा, एक्सटॉर्शन नहीं होगा, सॉरी। देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, एक बार क्विकली डिफरेंस बता देता हूं। आपने किसी और की, जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पे ये एक रिमोट है, ठीक है। इस रिमोट को अगर कोई लेके चला गया बिना मुझे बचाए मेरे पोजीशन से, तो वो थेफ्ट होगा। अगर इस सिचुएशन में मान के चलो कोई सामने वाला व्यक्ति मुझे धमकी देके बोले कि जान से मार दूंगा, यानी कि एक थ्रेट दे लाइफ का या मेरे किसी रिलेटिव का, और बोले कि ये पेन मुझे खुद आके डिलीवर कर, तो वो एक्सटॉर्शन होता है। अगर ये जो पूरा का पूरा मामला है ये इमीडिएट हो, मेरे सर पे बंदूक लगा के कोई बोले कि ये पेन मुझे दे, तो वो क्या होगा? रॉबरी होगा।
अब यहां पे क्या हुआ है सर, एग्जैक्टली यही हुआ है कि इसने फेक रिवॉल्वर सामने से दिखाई है, तो इसलिए रॉबरी होगा। माय बैड, माय बैड। यस यस यस, चलो बहुत बढ़िया। A finds a wallet on the road with 10,000 and keeps it without attempting to find its owner. What offense he has committed? अब ये बोल रहा है कि ए नाम का एक व्यक्ति है, उसको 10,000 रुपए रोड पे मिले, उसने ये बात के लिए सोचा भी नहीं कि इसका एक असली मालिक कौन होगा, परेशान होगा, ढूंढ लेता हूं, उसने सीधे वो 10,000 अपने पास रख लिए। कौन सा अपराध है? थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, चीटिंग। कौन सा अपराध होगा भाई? इंस्टेंट फियर, करेक्ट, वेरी गुड। कौन सा अपराध होगा, क्या लगता है आपको? यस करेक्ट, वेरी गुड। यस हो सकता है, रॉबरी अगर 5 से ज्यादा करें तो डकैती होता है, रॉबरी में हो सकता है। वेरी गुड, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी डील्स फाइलिंग एन अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री? एक ओरिजिनल डिक्री से अगर आपको अपील फाइल करनी है सीपीसी में, तो कौन सा ऑर्डर काम करेगा? 39, 40, 41, 43? चलो भाई जल्दी बता दो, कौन सा ऑर्डर काम करेगा? यस वेरी गुड दिव्या, चलो जल्दी से बताओ कौन सा ऑर्डर काम करेगा यहां पे? व्हाट डू यू गाइस थिंक? ऑप्शन नंबर सी 43, 43। आधे लोगों को 43 लग रहा है, आधे लोगों को ये लग रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑर्डर 41 ऑफ दी सीपीसी। ठीक है, चलो आगे। टू whom does बीएनएस अप्लाई विद इन इंडिया? चलो भाई, भारतीय न्याय संहिता इंडिया में किस किस के ऊपर अप्लाई होती है? केवल इंडिया के सिटीजन को, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी एक्ट या ओमिशन का दोषी है इसके प्रोविजन के हिसाब से, कोई भी फॉरेन नेशनल जो कि क्राइम करता है इंडिया में, या फिर केवल इंडियन सिटीजन को जो कि अब्रॉड में है। चलो जल्दी से बताओ, भारतीय न्याय संहिता इसमें से किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अरे यार एक बार सोचो तो कि मैं क्या बोल रहा हूं। वेरी गुड, ऑल पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो इसके कॉन्ट्राडिक्टरी कोई भी गलत काम करता है उसके ऊपर अप्लाई होती है। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट सेक्शन नंबर 1 में ही आप देख सकते हैं, एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति जो कि क्या करता है वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा इस संहिता में, जो कि क्या करता है, कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन करता है जो कि कॉन्ट्ररी है इस भारतीय न्याय संहिता से। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेंस इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स? लॉ ऑफ टॉन्ट में इसमें से कौन कौन सी चीजें डिफेंस में आती है? कंसेंट, नेसेसिटी, सेल्फ डिफेंस, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से। लॉ ऑफ टॉर्ट में सर आपकी चैट लेट है। हाँ, चैट लेट ही आती है, उसमें लेटेंसी होती है। ठीक है, यूट्यूब के हर एक लाइव सेशन में आप इंडिया में कहीं पे भी जाना, आपको दिखेगा 10 से 12 सेकंड की लेटेंसी हर वीडियो में होती है। ये बाय डिफॉल्ट यूट्यूब की तरफ से होता है। चलो जल्दी से बताओ। प्रश्मिता जी को बी लग रहा है। यार ऐसे कैसे जवाब दे रहे हो तुम लोग? यस करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव होगा ना, सारे के सारे। भाई कंसेंट एक डिफेंस है, नेसेसिटी डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस भी एक डिफेंस है। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेंस इन लॉ ऑफ टॉर्ट? ये तो हमने कर लिया। चलो, द एक्सीडेंट वन आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स समथिंग सो अनयूजुअल एंड नॉट बी लुक्ड ऑन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ये तो हम सबको पता है, एक्ट ऑफ गॉड, इसमें टाइम क्यों वेस्ट करना। ये क्वेश्चन तो आपको पता है, टॉर्ट्स में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंसेस आर अवेलेबल फॉर द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन? डिफेमेशन का डिफेंस क्या क्या है? जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, प्रिविलेज, फॉल्स कम्युनिकेशन, बोथ ए एंड बी। चलो डिफेमेशन का बताओ भाई। चलो गाइस जल्दी 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 जल्दी। जज पर एफआईआर नहीं हुई? कौन से जज पे एफआईआर नहीं हुई है? चलो बोथ, यस, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 42 अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैन नॉट बी अरेस्टेड फॉर एक्शंस डन ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी विदाउट द कंसेंट ऑफ। अब तुम्हें यहां पे भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन नंबर 42 याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हें बोल रहा है कि भाई अब 42 में जो जिस आर्म फोर्सेस की बात नहीं करी, अब ये नहीं बताया स्टेट की है कि यूनियन की है, यहां पे किसकी परमिशन पहले लगेगी? सुप्रीम कोर्ट की, राष्ट्रपति की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की? चलो जल्दी से बताओ। करेक्ट करेक्ट, मेक अ ट्राई, मेक अ ट्राई, हो जाएगा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेंट्रल गवर्नमेंट, करेक्ट। हमें पता है यूनियन की फोर्सेस ही बाय डिफॉल्ट लिखी होती है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने अंडर अमेंडमेंट्स कर सकता है। द प्रोविजन ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स इज फाउंड इन 3 ईयर जजमेंट। इसी इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन के बारे में चर्चा थी। कौन से सेक्शन में, कौन से ऑर्डर में दिया हुआ है, कौन से ऑर्डर में दिया हुआ है? वेरी गुड, ट्राई ट्राई ट्राई। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। अरे यार जल्दी जल्दी जल्दी। यस, ऑर्डर नंबर 39। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वेरी गुड। ड्यूरेस इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज अ फॉर्म ऑफ मिस्टेक, फ्रॉड, कोवर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ड्यूरेस कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्या है भाई, जल्दी बताओ। ड्यूरेस इज व्हाट? ठीक है ठीक है ठीक है, ड्यूरेस इज व्हाट? ड्यूरेस इज व्हाट? मिस्टेक, फ्रॉड, कोवर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या लगता है आपको? ठीक है ठीक है, कोवर्शन लग रहा है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को फ्रॉड लग रहा है। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर सी, कोवर्शन। कोवर्शन का आउटकम है, ठीक है, वेरी गुड। चलो विच मूवी, चलो अब यहां पे आ जाओ। ये ना जीके के कुछ क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। असम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। विच मूवी पोर्ट्रेज द मिसयूज ऑफ रेप लॉज एंड फॉल्स एक्विजिशंस। इसमें से कौन सी वो मूवी है जो कि रेप लॉज और फॉल्स एक्विजिशन के बारे में बात करती है? लास्ट ईयर आया था रुस्तम मूवी का सवाल, इस बार मैं ले आया इसका सवाल। चलो चलो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो भाई, ये सवाल आया है, मैंने, देखो मैं खुद से सवाल नहीं लाया हूं, तुम्हारे असम वाले ये सवाल पूछ रहे हैं तो हमें जवाब तैयार रखना पड़ेगा। कई लोगों को छपाक लग रहा है, NH10 लग रहा है, गलत जवाब है, मोस्ट ऑब्वियस जवाब है यार इसका। यस यस, ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर 375। सेक्शन 375 एक मूवी है अक्षय खन्ना की, बहुत अच्छी मूवी, आपको देखनी चाहिए। मुझे भी मूवी बहुत पसंद आई थी। मैंने पिंक मूवी नहीं देखी है, मैंने छपाक नहीं देखी है, मैंने NH10 भी नहीं देखी है, लेकिन 375 देखी है, वही इसका सही ऑप्शन भी है और वो बहुत अच्छी मूवी भी है। ठीक है, चलो अगला सवाल। कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट मींस, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है तो वो क्या है? एक सीरियस थॉट है, समथिंग इन रिटर्न है, एक लॉफुल एक्ट है, या फिर अ ग्रेशियस प्रॉमिस है। चलो कंसिडरेशन की बात हो रही है। छपाक इज एसिड अटैक, करेक्ट। हाँ मुझे पता है, पिंक इज अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप, एंड NH10 इज आई थिंक ऑल्सो फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत। अब देखो कई लोग कंफ्यूज हो गए, मैंने जैसे ही यहां पे एक लॉफुल एक्ट डाला, आपने बोल दिया कि यार ये क्या हो रहा है, ये जो है लॉफुल एक्ट ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात कर रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समथिंग इन रिटर्न। अरे भाई इस बात को कैसे भूल सकते हो भाई, समथिंग इन रिटर्न तो लीगल और इलीगल दोनों हो सकता है ना, अगर वो लीगल होगा तब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, ये भी तो बात है ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, समथिंग इन रिटर्न वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, एब्सोल्युटली। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC इज, अब बताओ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या फिर रेगुलेटरी बॉडी है? जल्दी से। वेरी गुड 2D भाई, सिंपल सा सवाल है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो कैसी बॉडी है? वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या रेगुलेटरी बॉडी है? वेरी गुड वेरी गुड, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन में बनी नहीं है, एग्जीक्यूटिव उसके फंक्शंस नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी भी वो नहीं है। वेरी गुड, आगे आ जाओ। मिनर्वा मिल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फर्दर स्ट्रेंथेंड द प्रिंसिपल लेड डाउन इन। अब ये बोल रहा है कि जो मिनर्वा मिल का केस था, उसने इसमें से कौन से केस के प्रिंसिपल्स को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया था? गोलकनाथ, नानावती, केशवानंद, AK गोपालन? जल्दी से बताओ। क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू गाइस थिंक, किसको स्ट्रेंथन किया था बहुत ज्यादा? स्टैट्यूटरी, करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखो कुछ लोगों को ए लग रहा है, गोलकनाथ, गोलकनाथ अच्छा जी, केशवानंद लग रहा है कुछ लोगों को, गोलकनाथ लग रहा है। चलो मैं एक मिनट को जरा मिनर्वा मिल का साइटेशन निकालता हूं तो शायद तुम सही से समझ जाओ। यस, ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल के केस में क्या किया गया था? बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को और भी ज्यादा
इवॉल्व किया गया था, जो कि ओरिजिनली आया था केशवानंद भारती केस से। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। ओके, एक सेकंड। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी इज गिवन अंडर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आने की पूरी संभावना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल इसमें से कौन कौन सी धाराओं में दिया गया है? 3 सब क्लॉज 5 149 BNS, 3 सब क्लॉज 5 BNS, 3 सब क्लॉज 5 190, 3 सब क्लॉज 4 189। कहां दिया हुआ है भाई जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल? क्या लगता है आपको? ठीक है, यस, इट वाज आफ्टर केशवानंद भारती। गलत गलत गलत, नहीं, ना डी है ना ए है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 सब क्लॉज 5 और 190। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन भाई। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वाज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 48, 49, 47, 50th। चलो भाई, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इंडिया के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अभी तुम लोगों तक क्वेश्चन पहुंचने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट नो वरीज, वी विल फिगर इट आउट। क्या लगता है भाई आपको? अगर हम बात करें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की, तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो थे वो इंडिया के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे? वेरी गुड वेरी गुड, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली करेक्ट, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलो, हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली फीमेल जज कौन सी थी? जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा, जस्टिस फातिमा बीबी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस रूमा पाल। कौन सी वो जज थी जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जज बनी? एनी क्लू, एनीवन? ठीक है, 50th तो तुम्हारी बात सही है। अगला सवाल, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसमें लेटेंसी थोड़ी ज्यादा ही आ गई है मुझे लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जस्टिस फातिमा बीबी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पेंट्री इज रिलेटेड टू फूड इन द सेम वे एज आर्मरी इज रिलेटेड टू। पेंट्री अगर फूड से रिलेटेड है तो आर्मरी किससे रिलेटेड होगी? सोल्जर से, वेपन से, टैंक से, यूनिफॉर्म से? जल्दी बताओ, क्या लगता है? ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे भी यहां दिख रहा है कि इसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, कुछ लोगों को ए लग रहा है, कुछ लोगों को बी लग रहा है। आर्मरी के अंदर ना सोल्जर्स नहीं, आर्म्स रहते हैं, एम्युनिशन रहता है, तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा वेपन्स। ठीक है, तो पैंट्री क्या है? पैंट्री में फूड मिलता है, तो आर्मरी के अंदर आपको क्या मिलेंगे? वेपन्स मिलेंगे। बात क्लियर है? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो, इफ रोज इज रिटन एज 1 2 3 4 एंड सम इज रिटन एज 3 2 7 4, हाउ विल रोम बी रिटन? चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। रोज को लगा लेते हैं अरे यार, यहां पे लिखो रोज, क्या लिखा है? 1 2 3 4। यहां पे क्या लिखा है? सम, SOME। क्या लिखा है? 3 2 7 4। तो E की वैल्यू हमें 4 पता है, O की वैल्यू 2 पता है, M की 7 पता है, ये पता है। रोम देख लो, रोम को R का 1 हो जाएगा, O का 2 हो जाएगा, M का 7 हो जाएगा और E का 4 हो जाएगा। 1 2 7 4, 1 2 7 4। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। इफ कैट इज रिटन एज 2 3 5, कैट कैसे लिखी गई है भाई? 2 3 5। ईट इज रिटन एज 4 3 5, ईट को कैसे लिखा है भाई? 4 3 5। अब हमें देखना है टी कैसे लिखना है, तो टी का हमें पता है 5 है, ई का हमें पता है 4 है और ए का हमें पता है 3 है। 543, 543 कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इफ टाइगर इज कोडेड एज REGIT, हाउ इज लायन कोडेड? अगर टाइगर को हमने लिखा है REGIT, तो लायन को कैसे लिखेंगे? ये स्किप कर दो सर, ओनली लीगल क्वेश्चंस भैया, ये असम जुडिशियल सर्विसेज का मामला चल रहा है, यहां पे ये भी आता है, बहुत ज्यादा चंक में आता है। ये नहीं होगा तो असम जुडिशरी नहीं क्रैक होगा। चलो भाई जल्दी, चलो जल्दी से बताओ। देखो सिंपल सा फॉर्मूला यहां पे लगाया गया है, टाइगर को उल्टा करके लिख दिया गया है ना, TIGER। तो लायन देख लो कहां लिखा हुआ है, LION। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यस, ये मैंने करवाया था एक बार, सबको उल्टा करके लिख दिया था।
चलो, सेंसस इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन इन द सेम वे एज इन्वेंटरी इज रिलेटेड टू। सेंसस पॉपुलेशन से उसी तरीके से रिलेटेड है जैसे कि इन्वेंटरी रिलेटेड है प्रोडक्ट से, स्टोर से, असेट से, स्टॉक से। चलो चलो जल्दी। सर ये बहुत इजी होगा, इतना इजी नहीं आता है। देखो मुझे ये तो दूसरा मॉक है और देखा जाए तो प्रॉपरली पहला मॉक हो रहा है, तो मुझे एकदम से अगर मैं लेवल अप कर दूंगा तो फिर हमारी आपकी ट्यूनिंग सही बैठ नहीं पाएगी, मैं आपको सही तरीके से प्रेप नहीं कर पाऊंगा। अगला जो पेपर आएगा उसका लेवल इससे थोड़ा हार्ड होगा, और अल्टीमेट जो तीसरा पेपर लेके आऊंगा मैं वो ऐसा लेके आऊंगा जो तुम्हें इस लेवल पे प्रिपेयर कर देगी, तुम्हारे लिए आसान आसान हो जाए। ठीक है, चलो जल्दी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सबका जवाब गलत है। अरे भाई, इन्वेंटरी स्टॉक की होती है। स्टॉक का मतलब क्या होता है? आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है इन्वेंटरी में, ये बोला जाता है। शार्क टैंक इंडिया में बड़ा कॉमनली यूज किया गया फ्रेज है। ऑप्शन नंबर डी उसका सही जवाब होगा। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। पैंट्री इज रिलेटेड टू फूड इन द सेम वे एज आर्मरी इज रिलेटेड टू। अच्छा ये तो मैंने करा दिया ना। चलो, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, रीना सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ इज रीना कैन आपका रिलेटेड टू द मैन? चलो भाई जल्दी से बताओ, इसका जवाब बता दो। एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए रीना ने बोला कि उसकी मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, वो मेरी मदर की ओनली डॉटर है। हाउ इज रीना रिलेटेड टू द मैन? वो उस व्यक्ति की क्या लगती हैं? यस, चलो जल्दी। क्या होगा भाई? बहुत बढ़िया। एक पॉइंटिंग की एक तरफ रीना नाम की एक लड़की है जिसने एक मैन की तरफ दिखाया और उसने बोला कि उसकी मदर, ठीक है, तो उस मैन की मदर जो है इज दी ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, वो मेरे मदर की इकलौती डॉटर है। ठीक है सर, इस मैन की मदर जो कि क्या है, मेरे इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, हाँ मेरे मदर की इकलौती डॉटर है। तो ये जो है इस सामने वाले व्यक्ति से कैसे रिलेट हुई, वो उस मदर से कैसे जो है आपका रिलेट हुई? तो वो उसकी मदर है, आंट है, सिस्टर है, डॉटर है? जल्दी से बताओ। नहीं नहीं, अभी आगे और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे। चलो, यस यस यस, शी इज व्हाट? मदर। बढ़िया। अब इसका जवाब दे दो। ए टोल्ड बी द सिस्टर ऑफ योर फादर इज माई मदर, हाउ इज ए डी रिलेटेड टू ए? तुम्हारे क्या है, सिस्टर ऑफ योर फादर, तुम्हारे फादर की सिस्टर जो है वो क्या है, मेरी मदर है। तो सीधी सी बात है, क्या होगा इसका सही जवाब? कजिन होगा, नेफ्यू, नीस होगा, सिस्टर होगा, डॉटर होगा? चलो जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए डॉटर कैसे होगा यार, इसको सोचो ना। सिस्टर ऑफ योर फादर, तो यहां पे एक फादर है, फादर की एक सिस्टर है। ये ए जो है बी को बोल रहा है, ए बी को बोल रहा है कि तुम्हारे जो फादर हैं उनकी जो सिस्टर है वो मेरी क्या है, मदर है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, ये दोनों कजन या भाई बहन हुए ना, यानी कि नेफ्यू नीस का ऑप्शन भी सही होगा, कजन का भी सही होगा। ज्यादा लीगल टर्म सही नेफ्यू नीस है। ऑप्शन नंबर डी ज्यादा बेटर है। हम सब लोग डेली लाइफ में ऑप्शन नंबर सी बोलते हैं, लेकिन लीगल टर्म्स में नेफ्यू नीस ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, चलो। You will pass the exam if you dash hard, if you will study hard, if you study hard, if you are studying hard, if you will be studying hard. चलो, nephew niece, very good, very good. Quickly guys, quickly, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। Very good, very good, very good. Option number A, option number B, option number A, option number B. Yes, if you will, if you will, if you study hard. Option number B. Yes, option number B is the correct option. If she dash enough money, she will buy a new car. If she will save enough money, if she saves enough money, if she is saving money, if she is saving enough money, या if she saved enough money. चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? What do you guys think? Any clue, anyone? क्या होगा भाई? If she saves enough money, if she will save enough money,
if she is saving enough money? Yes, if she saves. Option number B is the correct option. Very good. आगे, you will pass the exam if you dash hard, if you will study hard, if you study hard, if you are studying hard, if you will be studying hard. चलो जल्दी से। श्री हिमांशु जी को लग रहा है श्री, दिया को बी लग रहा है, आरती कुमारी जी को बी लग रहा है, बाकी लोगों का क्या मानना है? ऑप्शन नंबर यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 110% राइट। चलो, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI एम्स टू, अब इंडिया में कंपटीशन कमीशन क्यों बनाया गया है? प्रमोट फेयर कंपटीशन इन द मार्केट, रेगुलेट फॉरेन ट्रेड, ओवरसी लेबर डिस्प्यूट, कंट्रोल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। चलो भाई, कंपटीशन कमीशन क्यों आया है? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिलेटेड, ठीक है ठीक है। रेगुलेशन फॉरेन ट्रेड बोल रहे हैं कई लोग, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कई लोग। यस, इसको तुम लोग ऑप्शन नंबर बी टिकी क्यों कर रहे? कंपटीशन कमीशन अभी फेसबुक के ऊपर 250 करोड़ या कितने का पेनाल्टी लगाया था, न्यूज में इतना रहा था। प्राइमा फसाई का मतलब क्या होता है? आफ्टर ऑल एविडेंस इज कंसिडर्ड एट फर्स्ट साइट बेस्ड ऑन इनिशियल अपीयरेंस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट विथ मैलिशियस इंटेंट। चलो भाई, प्राइमा फसाई का मतलब सर कौन से सब्जेक्ट का है ये आपका जो जनरल असम जुडिशरी के पेपर में जीके प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश लैंग्वेज आता है ना, उसका है ये। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, करेक्ट बात है। जल्दी से, क्या लगता है? क्या है ऑप्शन नंबर? यस, एट फर्स्ट साइट, पहले प्राइमा फसाई आपको जो देख के लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फाउंड इन स्लीप? चलो जल्दी से बताओ, इसमें से कौन सी चीज आपको हमेशा नींद में मिलती है? ड्रीम्स, रेस्ट, बेड, डार्कनेस। चलो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फाउंड इन स्लीप? वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी जवाब आ रहे हैं सबके। यस यस, अब देखो पहला ऑप्शन ये ड्रीम्स दिया हुआ है, कई लोग ड्रीम का लॉजिक लगा लेते हैं, लेकिन हर नींद में तुम्हें ड्रीम आए जरूरी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई लोग बेड लगा लेते हैं, आप हमेशा बेड पे सो, बात जरूरी नहीं है। कई लोग बोलते हैं डार्कनेस, कि आप अंधेरे में ही सो, ऐसा नहीं, आप दिन में भी सोते हो। कई लोग बोलते हैं आंख बंद करते हैं तो अंधेरा होता है ना, और सोते वक्त तो आंख बंद रहती है, ऐसा भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जब सो रहे हो तो आप इस बात के लिए कॉन्शियस हो कि आप अंधेरे में हो, ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस चली जाती है, इसीलिए सॉरी, रेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आप जब कभी भी सोते हो आपको रेस्ट मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फाउंड इन कंसेंसस? अगर कंसेंसस की बात करी जाए तो उसमें हमेशा क्या मिलता है? डिसएग्रीमेंट, मेजॉरिटी, एग्रीमेंट, वोट। चलो कंसेंसस की बात कर रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली क्विकली। कंसेंसस की बात हो रही है गाइस, हाँ ठीक है, रेस्ट वाली बात सही है। कंसेंसस में हमेशा क्या मिलता है? डिसएग्रीमेंट, मेजॉरिटी, एग्रीमेंट, वोट। बहुत सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यस, एग्रीमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। एग्रीमेंट होता है, कंसेंसस मतलब हम एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI वाज एस्टैब्लिश्ड टू, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? पासपोर्ट इशू करने के लिए, आधार नंबर प्रोवाइड करने के लिए, बर्थ एंड डेथ को रेगुलेट करने के लिए, या फिर नेशनल सेंसस करने के लिए? चलो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया DAI सॉरी, यस यस यस, जल्दी से बताइए। CA कैसे होगा? यस, आधार का काम करती है ये। यूनिक आइडेंटिफिकेशन कहां होता है? आधार में होता है ना, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक। चलो, स्टेटमेंट, ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल पेन्स आर पेपर्स। कंक्लूजन, ऑल बुक्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर बुक्स, सम बुक्स आर नॉट पेपर्स, ऑल पेपर्स आर बुक्स। चलो जल्दी से बताओ, क्या लगता है? बी, ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल पेन्स आर पेपर्स। अब बताओ कि सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लग रहा है कि किसी को। जब हमें पता है कि जितनी बुक्स हैं वो सारी की सारी क्या है? वो सारी की सारी पेपर्स हैं। तो अगर जितनी बुक हैं वो सबके सब पेपर हैं, और जितने भी बुक हैं वो सारे के सारे पेन हैं,
सॉरी जितने भी पेन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बुक हैं, और जितने भी पेन हैं वो सारे के सारे पेपर हैं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का भी रिलेशन होगा। ऑल बुक्स आर पेपर्स, ऑल पेपर्स आर बुक, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों में से आप जो भी सही करोगे वो सही हो जाएगी। यस करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली। चलो चूज द करेक्ट फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट डैश प्रेजेंट टुडे, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट। चलो भाई फिल इन द ब्लैंक, ग्रामर चेक। वेरी गुड दिया, वेरी गुड दिव्या, सॉरी दिव्या। ए करो डी करो, सारे दोनों ऑप्शन सही थे पिछले वाले में। अगले वाले को बताओ भाई जल्दी। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स was present today, is present today, are present today, have present today. Yes, are present today. Absolutely, absolutely. Very good. एक कैसे लग रहा है तुम लोगों को? Yes, absolutely. चलो आगे बढ़ते हैं। Statement: all pencils are pens, some pens are erasers. Conclusion: all pencils are erasers, some erasers are pencils, some pencils are not erasers, cannot be determined. क्या बोल रहा है भाई, सारी की सारी जो पेंसिल्स हैं, यानी कि all pencils क्या हैं, पेन है, यानी कि पेन और पेंसिल तो इक्वल हो गया, मतलब सारी पेंसिल। some pens are erasers, लेकिन कुछ ऐसे पेन्स हैं जो कि क्या है, इरेजर्स हैं, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या all पेंसिल इरेजर हो जाएगी? नहीं हो सकती। सम इरेजर्स आर पेंसिल्स हो सकता है, सम जो आपके इरेजर्स हैं वो क्या हो जाएं, वो पेंसिल हो जाएं। सम पेंसिल्स आर नॉट इरेजर्स, कैन नॉट बी। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट बात। ऑप्शन नंबर बी वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। बी और सी, सम पेंसिल्स आर नॉट इरेजर्स। हाँ बी और सी भी वैसे ठीक है, ये भी दोनों ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, इसको हम फिगर आउट कर सकते हैं। चलो इफ आर्किटेक्ट इज ब्लूप्रिंट, चलो जल्दी से बताओ, अगर आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट है देन ऑथर इज मैन्यूस्क्रिप्ट, स्कल्पचर चिजल, म्यूजिशियन हार्मनी, शेफ रेसिपी। चलो जल्दी से बनाओ, क्या होगा ये? ठीक है ठीक है ठीक है, आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट, तो सिचुएशन में इसमें से कौन सा कॉम्बो इसके साथ सही जा रहा है? क्या लगता है गाइस? चलो जल्दी से। यस देखो, ऑथर, आर्किटेक्ट क्या करता है, ब्लूप्रिंट बनाता है, ऑथर मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं बनाता, स्कल्पचर चिजल नहीं बनाता, म्यूजिशियन हार्मनी नहीं बनाता, शेफ रेसिपी बनाता है। इसीलिए सर क्या होगा, आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट क्रिएट करता है जिसके बाद लोग घर बनाते हैं, शेफ रेसिपी क्रिएट करता है जिसके बाद लोग क्या करते हैं, अपने घर पे खाना बनाते हैं उस रेसिपी को फॉलो करके। ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन होगा। इफ माइक्रोस्कोप इज मैग्नीफाई देन टेलीस्कोप इज ऑब्जर्व, पेरिस्कोप इज सबमर्ज, स्पेक्टिकल इज करेक्ट, स्टेथोस्कोप इज लिसन। चलो जल्दी से बताओ। अब इस सिचुएशन में माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाई है तो बाकियों का क्या होगा? कैन एनीबॉडी गेस? वेरी गुड नितिन, वेरी गुड, ठीक है। इसका क्या होगा? वेरी गुड, स्टेथोस्कोप। सर माइक्रोस्कोप से हम मैग्नीफाई करते हैं, स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं। कई लोगों को लगेगा कि टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप टेलीस्कोप से चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो सकता है आपने लगा के सिंपली छोड़ भी दिया हो। सेलेक्ट करेक्ट फॉर्म, इसमें से करेक्ट फॉर्म क्या है? इफ ही डैश हार्डर he would have passed, if he works harder, if he had worked harder, if he would have worked harder, if he worked harder। चलो जल्दी से बताओ, क्या होगा इसका सही जवाब? क्या लगता है? ऑप्शन नंबर ए, इफ ही वर्क्स हार्डर, ऑप्शन नंबर सी, इफ ही वुड हैव, और सोचो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बात है, इफ ही हैड वर्कड हार्डर ही वुड हैव पास्ड। एब्सोल्युटली गाइस, एब्सोल्युटली। चलो अब इसमें बताओ, डिमॉर्क्रिस, डाल्टन, बोर, what do these have in common? These are famous mathematicians, these are prominent figures in development of atomic theory, these were ancient philosophers of ethics, these were pioneers in medicine। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लग रहा है कई लोगों को, डी लग रहा है कई लोगों को। एनी क्लू, एनीबडी? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दीज वर प्रोमिनेंट फिगर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से सही स्पेलिंग कौन सी है ज्वेलरी की, ये बता दो। ज्वेलरी आप सबको पसंद होगी, है ना? अब मुझे ज्वेलरी की सही स्पेलिंग बताते चलो, शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी। नहीं 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 दोस्तों, नहीं, जल्दी से सोचो यार, सही जवाब देना है तुम्हें। क्या लगता है? ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट, ज्वेलरी का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया में कौन सी सिटी को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? जल्दी से बताइए, सिलिकॉन वैली की सिटी कौन सी है? ठीक है ठीक है, सबके सबके घर ज्वेलरी आएगी जज बनने के बाद, है ना? जज बनने के बाद इतना पैसा तुम्हें मिल जाएगा कि तुम अपनी मनपसंद ज्वेलरीज खरीद पाओ। चलो, सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं इंडिया की? मुंबई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु? कोई जवाब नहीं है, इतना सोचना पड़ रहा है इस जवाब के लिए, इतना टाइम कैसे लग सकता है यार? यस, जहां से प्रांजल सर पढ़ा रहे हैं, बैंगलोर से। मैं इस वक्त बैंगलोर में हूं, बहुत प्यारा मौसम है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो देखो, अभी हमारा ये मॉक खत्म हुआ। ठीक है, इस मॉक की पीडीएफ तुम्हें यहां मिल जाएगी। क्वेश्चंस के लेवल अभी इजी रखे गए, लेकिन मोर और लेस 60% से लेके 70% जो क्वेश्चंस का लेवल है रियल एग्जाम में, जो मैंने पिछले पेपर्स को इवेल्युएट करके देखा, वो ऐसे ही रहता है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए अगला पेपर आ जाएगा, कल मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं ले लूं, अगर नहीं ले पाया तो परसों जरूर ले लूंगा, क्योंकि कल 1000 एमसीक्यू का भी सेशन है, तो मुझे देखना पड़ेगा एक बार। बट एनीवेज, हम इसको फिगर आउट जरूर कर लेंगे, तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, यहाँ पे आके पीडीएफ आप ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। इस वक्त अनअकैडमी में ऑफर भी चल रहा है 28,499 में 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन। ये 2 साल का जो जुडिशरी सब्सक्रिप्शन है, मेरे कोड पीएस के बाद मिलता है, और ये कोड लगाने से आपको 60% ऑफ और 1 साल का फ्री एक्सटेंशन मिलता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसको मिस मत कीजिएगा। इसके साथ ही साथ हमारा जुडिशरी आइकॉनिक प्रो भी हमारा सबसे फ्लैगशिप ऑफरिंग है, जहां पे आप हम में से किसी को भी अपना पर्सनल मेंटोर बना के उनके साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि विशाल जी करते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं आइकॉनिक प्रो के साथ। और उसके साथ ही साथ एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जज्बा बैच जो है वो भी ऑलरेडी हमारे पास लाइव हो चुकी है। एक ऐसी ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच जहां हर स्टेट का सिलेबस कवर किया जाता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बेस पे। और इस बैच को अभी लेने से आपको 12 महीने का एक्सटेंशन मिलता है, और अगर आप मेरा कोर्स लगाएंगे, कोड लगाएंगे, तो आपको और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएंगे। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वक्त राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की जो टेस्ट सीरीज है वो ₹1 में मिल रही है, आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। उत्तराखंड वाली तो है ही, उनको लगा के भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सर मैं वर्किंग पर्सन हूं, मुझे लॉ करना है, कैसे करूं? बट रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकता। आप, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपको। आप नितिन जी एक बार मुझसे टेलीग्राम पे बात कीजिए, मैं वहां आपको कुछ चीजें गाइड कर दूंगा। सर यू आर फ्रॉम बैंगलोर? नहीं, मैं बैंगलोर से प्रॉपरली नहीं हूं, मैं अनअकैडमी का हेड ऑफिस बैंगलोर में है, तो मैं हेड ऑफिस से ऑपरेट करता हूं, इसीलिए। चलो परफेक्ट, अब अगले मॉक के साथ मिलेंगे, चिंता मत करना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यू ऑल वेरी सून। टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। अभी आप सबसे विदा लेते हैं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड।